हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शुद्धि फिजिक्स में। आज की इस क्लास में क्लास 9th डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, इस टॉपिक को लेकर हम वन शॉट बनाने वाले हैं। 11 12th के तो बहुत सारे लेक्चर हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 9th पर भी हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं इस साल से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को लेकर, क्योंकि उनको डिटेल वन शॉट नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं, ये वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो आपको एक एक बात बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी और आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप क्लास 9th में भी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल कर पाओगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहता है, हमेशा सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहता है, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराई जाएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है तो मैं अपना नंबर देता हूँ 8109471083। आप यहाँ पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको इस चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तो बेसिकली डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस में जो चैप्टर का नाम है, बेसिकली हमको इसको मोशन के बारे में पढ़ना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन शब्द जो है वो फिजिक्स की किस ब्रांच में यूज किया जाता है, सबसे पहले ये समझिए आप। तो मोशन शब्द जो है वो फिजिक्स की जिस ब्रांच में यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें क्या स्टडी करते हैं बेटा, इसमें हम कंप्लीट नॉलेज ऑफ मोशन, जितना भी मोशन का नॉलेज है वो सब हम जिस ब्रांच में फिजिक्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं, राइट। अब इस मैकेनिक्स को पढ़ने के कुछ तरीके हैं और उन तरीकों को हम इसके टाइप्स बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मैकेनिक्स एक टाइप होता है स्टैटिक्स। यहां पर हम बेसिकली ऐसी कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मतलब रेस्ट की सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको हम किस में पढ़ते हैं, स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ कंडीशन व्हेन अ बॉडी इज नॉट मूविंग, अगर एक ऑब्जेक्ट रुकी है तो क्यों रुकी है, चल क्यों नहीं रही है, उसको हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। ये किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की ब्रांच है। इसी तरह से काइनेमेटिक्स, तो आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशन सुनेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। सर ये जान है भाई, जान है। मोशन चैप्टर या फिजिक्स के कोई भी टॉपिक्स को आप पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल की स्टडी करने जा रहे हैं, तो जान है बेटा, ये तीनों इक्वेशन फील करा देंगे, जबरदस्त तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स में बताया जाता है स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ओनली, यानी कि हम डायरेक्शन को कंसीडर कर सकते हैं, बाकी एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी का जो आपस में रिलेशन होता है, ये तो रिलेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन। यहां पर ये डिस्कस बिल्कुल नहीं किया जाएगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है तो क्यों है तो है। एक ऑब्जेक्ट मुड़ गई, क्यों मुड़ी, मुड़ गई, मतलब यहां पर उसके कॉज के बारे में नहीं जानते। अगर स्पीड है तो क्यों है, नहीं पता, स्पीड है मान के काम करना स्टार्ट कर दो। वेलोसिटी है तो क्यों है, नहीं जानना, वेलोसिटी है, काम करना स्टार्ट कर दो। एक्सेलरेशन क्यों है, नहीं जानना, काम करना स्टार्ट कर दो। तो यहां पर उसके कॉज को नहीं जानेंगे, ठीक है। अच्छा सर, कॉज को कहां जानेंगे, यहां जानेंगे डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स अगला चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे, उसमें वो फिजिक्स की इसी ब्रांच में आता है, लॉज ऑफ मोशन। इसमें मोशन के कॉज के बारे में बताया जाता है, रॉकेट उड़ा क्यों उड़ा, कार चली तो क्यों चली, रुकी तो क्यों रुकी, मुड़ी तो मुड़ी क्यों, समझ ना। ये सब किस में पढ़ते हैं, डायनेमिक्स में पढ़ते हैं बेटा। कहां पढ़ा जाता है, डायनेमिक्स में पढ़ा जाता है, क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि हम बेसिकली मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, और मैकेनिक्स किसकी ब्रांच होती है, फिजिक्स की ब्रांच होती है, इसमें मोशन की स्टडी की जाती है। चलिए अब आगे आते हैं। खुल जा भाई, टाइम ले रहा है, ले 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 टाइम ले ले, अरे खुल जा यार। चल आपको कुछ बातें और बता दूं मैं, इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बता दूं। हालांकि मैंने वो चीज बता दी, मोशन के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, डायमेंशंस के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, स्पीड वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ग्राफ की कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल भी देखेंगे और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो ये कुछ आपका टारगेट रहने वाला है, इतनी सारी चीजें हमको इस चैप्टर के वन शॉट में पढ़नी है, ठीक है। तो रेडी हैं आप, बिल्कुल रेडी हो गए, सही बात है। अभी अभी 9th क्लास में आए हो, रेडी तो होना पड़ेगा। आओ सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन के बारे में। तो सर मोशन का है बेटा, पूरा यूनिवर्स मोशन में है। कहाँ पड़े हो चक्कर में बेटा, पूरा यूनिवर्स मोशन में है। अच्छा सर हमको तो नहीं दिख रहा, हम तो अर्थ पे खड़े हैं, हमारे लिए तो अर्थ रुकी है। बेटा रुकी नहीं है, तुम अर्थ के बाहर जाओगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि अर्थ भी अपने एक्सिस के अबाउट
रोटेशनल मोशन कर रही है, गोल गोल घूम रही है। तो तुम्हें ये पता है अर्थ किसके चारों तरफ घूम रही है सर? सन के चारों तरफ घूम रही है। सन रुका है? नहीं, सन भी नहीं रुका। सन भी इस पूरे ब्रह्मांड की जो गैलेक्सी है इसमें घूम रहा है। तो सर गैलेक्सी तो रुकी होगी? गैलेक्सी भी नहीं रुकी, गैलेक्सी भी यूनिवर्स में चक्कर लगा रही है। इस तरह से पूरा यूनिवर्स मोशन में है, ये बात याद रखिए। तो मोशन एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है, यहाँ पर हर एक चीज मोशन में। आपकी लाइफ भी मोशन की वजह से। क्यों? अबे हार्ट फड़फड़ा रहा है ना, हार्ट फड़फड़ाना बंद कर देगा तो मर भी जाएगा ना। मरे हुए आदमी की निशानी क्या है? डेट आदमी की निशानी क्या है बताओ? मरे हुए इंसान की निशानी क्या है यार? उसका हार्ट वाइब्रेट नहीं हो रहा तो मर गया वो। तो हमारे जीने की वजह भी क्या है? मोशन है। चलो, तो मोशन में सबसे पहले दो बातें हम पहले स्टडी करते हैं। एक रेस्ट क्या होता है? मोशन तो हर जगह मोशन है, फैन का चलना मोशन, चिड़िया का उड़ना मोशन, तुम्हारा भागना मोशन, तुम्हारा कहीं किसी के पीछे फॉलो करना भी मोशन, हर चीज मोशन है कुल मिलाकर। देखो इधर फॉलो मॉलो मत करना भाई, अच्छी बात नहीं है। अभी आप 9th में हो, बच्चे हो, ध्यान देखिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। आइए तो बात करते हैं रेस्ट के बारे में और मोशन के। देखो हमें पता है दुनिया में मोशन ही मोशन है, ठीक है बढ़िया। अगर मैं ये बोट चल रहा है क्या? ये बोट तो सर अपनी जगह पे खड़ा है, तो ये काय में? रेस्ट में। तो हम इसको रेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अर्थ पर रखा है और अर्थ घूम रही है, तो अर्थ के घूमने की वजह से तो मोशन में मानना चाहिए। लेकिन फिर भी हमको ये रेस्ट दिख रहा है ना, तो हमने ये कहा कि भाई अर्थ घूम रही है, घूमने दो, ब्रह्मांड घूम रहा है, घूमने दो, कोई मतलब नहीं है। आप ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट नीचे वाले फ्लोर से कुछ डिस्टेंस पर है, ऊपर वाली दीवार से कुछ डिस्टेंस पर है, और वो डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में बदल नहीं रहा है। या आप कह देंगे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इस बोर्ड की पोजीशन नहीं बदल रही है, तो हम इसको रेस्ट मान लेंगे। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हमने बना ली रेस्ट की। इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो हमारे लिए रेस्ट में है। फिर भले ये अर्थ पे खड़ी होकर दुनिया में घूमती रहे, क्या करना है, हमारे लिए तो रेस्ट में है, ये याद रखिए। इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब मानेंगे हम? अगर उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज हो तो वो मोशन में, ठीक है ना। वेरी गुड। ये एग्जांपल हो गया रेस्ट के। ये हाउस खड़े रहते हैं, पेड़ चलते नहीं है, ये रेस्ट बता रहे हैं। ये भाई साहब इसके साथ खेल रहा है मजे से, मोशन में है। बटरफ्लाई उड़ रही है, मोशन में है, ठीक है ना। इस तरह से चल आगे बात करेंगे। अब हम यहां पर एक चीज समझते हैं बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये है कि मोशन और रेस्ट दीज आर रिलेटिव टर्म्स। ये रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है? आप स्टेशन पर बैठे हैं, बढ़िया मजे से एक लड़की को देख रहे हैं, बड़ी सुंदर सी लड़की बैठी हुई है सामने, और आपको कहीं जाना है, इतने में आपकी ट्रेन आ जाती है। अब ट्रेन आके आपके सामने खड़ी हो गई, अब आपको जुदा होना पड़ेगा, उस ट्रेन में बैठना पड़ेगा। जैसे आप ट्रेन में बैठ जाओगे तो अब ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है, और लड़की अब आपको देख रही है। पहले आप उसको देख रहे थे, अब लड़की आपको देख रही है। तो अब लड़की के रिस्पेक्ट में आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और ट्रेन जा रही है, तो लड़की क्या सोचती है कि आप मोशन में हो, क्योंकि आप लड़की रेस्ट मान ली और आप ट्रेन में बैठ के मोशन करना स्टार्ट कर दिए। तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट जो देखने वाला होगा वो अपने आप को रेस्ट में मानेगा, और एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में मान लिया है वो दूसरे वाले को क्या बताएगा? मोशन बताएगा, या फिर उसकी रेस्ट स्टेट के बारे में बताएगा। तो एक बात याद रखना, रिलेटिव टर्म है। एक ऑब्जेक्ट खड़ा होकर दूसरे के बारे में बता रहा है, वो चल रहा है, वो खड़ा है, तो ये अपनी रिस्पेक्ट में बता रहा है ना, उसकी पोजीशन, कि वो रेस्ट में है कि मोशन में। तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव मोशन। तो मोशन और रेस्ट दोनों ही कैसे टर्म्स है? रिलेटिव टर्म है, विथ रिस्पेक्ट टू यू, विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो किसी के रिस्पेक्ट में चीजों के बारे में बताया जाता है, मोशन या फिर रेस्ट के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो एक ट्रेन है, इस ट्रेन के अंदर ये बैठा है रामलाल, और ये उसका दोस्त बैठा है लल्लू लाल। ये रामलाल, ये लल्लू लाल, ये एक दूसरे को देख रहे हैं भाई साहब, और ट्रेन चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, मान लीजिए। तो अभी ये एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये कहते हैं अपने आप को रेस्ट। लेकिन बाहर कलुआ खड़ा है, वो इन दोनों को देख रहा है, तो कलुआ के रिस्पेक्ट में ये दोनों कायम है, मोशन में। लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कायम है, ये रेस्ट में। तो रिलेटिव टर्म है बेटा। फ्रेम बदल गया तो सिचुएशन भी क्या हो जाती है? बदल जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन के नाम सुनिए। पहला होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा होता है ट्रांसलेटरी मोशन, थर्ड होता है सर्कुलर मोशन, फोर्थ होता है रोटेशनल मोशन, और नेक्स्ट होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। सुनिए, अब रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है?
अगर एक सिंगल पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाए, सिंगल पॉइंट की बात कर रहा हूं बेटा, पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल पॉइंट स्ट्रेट लाइन में चला जाए तो आपको क्या यूज करना है, रेक्टिलिनियर वर्ड। और अगर पूरी बॉडी चली जाए, जैसे मैं एक बॉडी हूं, मैं सीधा चला गया, बॉडी का मतलब मसल्स बॉडी नहीं, नो, पूरी बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, बहुत सारे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन बॉडी। तो अगर पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चली जाए तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटरी। जैसे ट्रेन, ट्रेन का मोशन ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, एक छोटे से पार्टिकल का मोशन रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, लेकिन दोनों को जाना स्ट्रेट लाइन में ही है। इसी तरह से सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पेंडुलम है, मैंने इसको ऐसे घुमाया तो यहाँ पर ये पॉइंट सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन है। कितना आसान है भाई। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूमे तो सर्कुलर मोशन है, और अगर मैं सर्कल में ऐसे घूम जाऊं तो रोटेशनल मोशन, याद रखना, तो रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो अगर बॉडी घूमे तो रोटेशनल, फैन का मोशन रोटेशनल मोशन है, लेकिन एक सिंगल पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन है। इसी तरह से अगर इस पेंडुलम को हम ऐसे चला दें, ऐसे ऐसे चला दें, ये ऑसिलेटरी मोशन है। आपने इसको देखा हो, स्केल, स्केल को जब आप प्लग करते हैं तो वो वाइब्रेट होती है, हमारा हार्ट वाइब्रेट होता है, तो ये सब क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से मोशन इतने टाइप के होते हैं, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी, सर्कुलर, रोटेशनल और ऑसिलेटरी मोशन। आओ इनकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं, एक एक लाइन की डेफिनेशन अच्छे से सुन लीजिए, फटाफट से, फटाफट सुनिए। रेक्टिलिनियर की डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ एन पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो रेक्टिलिनियर बोलना है। ट्रांसलेटरी की डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर एक पार्टिकल नहीं सॉरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो ट्रांसलेटरी। इसी तरह से सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो कौन सा मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। यहां पर थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख दी, अ पॉइंट मूव्स इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज एट अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट का मतलब सेंटर, और फिक्स डिस्टेंस यानी कि रेडियस। तो एक फिक्स पॉइंट हो, फिक्स डिस्टेंस हो, तो हमेशा पार्टिकल को सर्कल में घूमना पड़ता है, इसलिए सर्कुलर मोशन हो जाता है। बहुत आसान है, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। अगली डेफिनेशन आती है रोटेशनल मोशन। हालांकि ये क्लास 11 में पढ़ना है, नाम आपको बता दिया, डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मतलब जो फ्लेक्सिबल ना हो, जिसका शेप साइज चेंज ना हो, ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। रोटेट अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब एक्सिस, जैसे ये फैन है, एक रिजिड बॉडी है, ये इसका एक्सिस है, तो इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है ना, तो इस एक्सिस के चारों तरफ इसका जो मोशन हो जाएगा वो कौन सा मोशन हो जाएगा, यस, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। और जब भी कोई चीज रोटेशनल मोशन करती है तो उसके पास एक वेलोसिटी होती है, घूमने वाली वेलोसिटी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। बाकी आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी वगैरह, बस आप नाम याद रख लीजिए। ऑसिलेटरी मोशन भी आपको नाम ही याद रखना है, आगे जाके पढ़ना है हाई क्लासेस में। सुन लीजिए, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इर्द गिर्द मोशन, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जब कोई करती है पार्टिकल तो उसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जिसमें फिक्स पॉइंट होता है मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो क्या बन जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन बन जाएगा। बहुत आसान है, समझ में आ गई बात। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब हम समझते हैं डायमेंशंस के बेसिस पर मोशन का कैटेगराइजेशन। देखिए तीन तरह की डायमेंशंस होती हैं जिनको बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि एक्सिस के द्वारा दर्शाया जाता है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बाय एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ये तीनों एक्सिस जिस पॉइंट पर कट हो जाते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को 0,0,0 बोला जाता है, ये आपको पता होगा। अगर मैं एक्स की डायरेक्शन में चलता हूं तो मेरे कोऑर्डिनेट होंगे x,0,0,0, बढ़िया। बाय की डायरेक्शन में चलता हूं तो 0,y,0, जेड की डायरेक्शन में चलता हूं तो 0,0z, ये मेरे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि अगर आप एक्स में गए हो तो केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी दो नहीं होंगे। बाय में गए हो तो केवल बाय कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी दो नहीं होंगे। जेड में गए हो तो जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी दो नहीं होंगे। सिंपल बात है। अच्छा, इसी चीज को लेकर हमने बनाया वन डायमेंशन, मतलब एक डायरेक्शन, या तो एक्स या तो बाय या फिर जेड। तो अगर आप एक डायरेक्शन में जाओगे तो आपको केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना बेटा। तो अगर आपका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो वो कौन सा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। फिर भले ही वो एक्स की डायरेक्शन में हो, फिर भले ही वाई की डायरेक्शन में हो, फिर भले ही वो जेड की डायरेक्शन में हो। एग्जांपल आप चाहें तो लिख सकते हैं, ट्रेन रनिंग ऑन रेलवे ट्रैक, कार मूविंग इन स्ट्रेट रोड। सीधी सी बात है, ये वन डायमेंशन, बस एक कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए। इसको हम शॉर्टकट में 1D मोशन भी कहते हैं। इसी तरह से अब हम समझते हैं
2D मोशन। आओ 2D मोशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ 2D मोशन। 2D मोशन कहाँ होता है, तो देखिए 2D मोशन के लिए हम एक प्लेन लेंगे। प्लेन के लिए हमको दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट रहती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, ये 2D की बात की जा रही है जिसमें एक्स डायरेक्शन है और वाई डायरेक्शन इन्वॉल्व है। अब यहां पर खड़े होकर हमने एक कैनन से तोप चलाई, तोप से सॉरी कैनन तो वही है ना, तोप से गोला चलाया तो गोला जाएगा धूम करके ऐसे गिर जाएगा। तो देखो ये जब गोला जाता है, शेल जाता है, तो ये यहाँ है, फिर 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 यहाँ है, इस तरह से चल रहा है। तो अब अगर मुझे इस लोकेशन पर पहुंचना है तो मुझे एक्स में जाना पड़ेगा, वाई में भी जाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जब ये यहाँ पर पहुंचता है तो इस टाइम पर उसका एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है। तो एक साथ अगर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो वो मोशन 2D के मोशन में आता है। और 2D मोशन के लिए ये चाहिए प्लेन। प्लेन मतलब जिसमें दो दिशाएं एक साथ इन्वॉल्व हो, तो इसको हम प्लेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्लेन बोल देंगे। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। और एक बात याद रखना, एक्स वाई प्लेन में हमेशा जेड की वैल्यू कितनी मानी जाती है, 0। कितनी मानी जाती है बेटा, 0। तो ये वाला जो मोशन होता है इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह से सर्कुलर मोशन भी प्लेन में ही होता है। जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो ध्यान से देखिए, इसको मैं घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, घुमा रहा हूं, घुमा रहा हूं, घुमा रहा हूं, तो ये एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में। तो इसका एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहा है ना एक बार बेटा, एक ही साथ दोनों चेंज हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन भी आपका 2D मोशन ही होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपका कौन सा मोशन हो रहा है, 2D। छिपकली का मोशन दीवार पर 2D मोशन। स्नैक फड़फड़ाता है 2D मोशन है। ठीक है, एक बिजी रोड पर कार मुड़ मुड़ के जा रही है, आदमी मुड़ मुड़ के जा रहा है, तो ये सब मोशन 2D मोशन है। 1D के लिए क्या है, 1D के लिए एक ही डायरेक्शन चाहिए, 1D के लिए एक ही डायरेक्शन चाहिए। जैसे मान लो आपने देखा हो, एक मदारी का खेल दिखाने वाले आते हैं, एक खंबा वहां लगा देते हैं, एक खंबा यहाँ लगा देते हैं, बीच में रस्सी लगा देते हैं और फिर उस पर चलते हैं ऐसे, ओ मर गया, ऐसे चलते हैं ना, ये चलो चलो, ये गिर गिर, ये ऐसे तरह ऐसे चलते अपन, ऐसे चलते अपन। अबे तो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है ना, तो एक ही डायरेक्शन तो चेंज हो रही, तो वो 1D है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और 2D में दोनों डायरेक्शन एक साथ चेंज होंगे, 2D मोशन है, सिंपल सी बात है। अब 3D क्या होगा, हमने एक चिड़िया को उड़ाया तो चिड़िया ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे निकल जाएगी, या फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और फिर ऐसे निकल जाएगी। तो तीनों डायरेक्शन एक साथ चेंज हो तो वो 3D। और 3D मोशन स्पेस में पॉसिबल है, प्लेन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लेन में केवल दो ही एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई। तो ठीक है, तो 2D मोशन की डेफिनेशन क्या बन गई भैया, when two coordinate are changed simultaneously is called 2D motion. Example, insect crawling on the ground, motion of billiard ball, circular motion, projectile motion, ये सब किसके एग्जाम्पल है, 2D मोशन के एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3D मोशन में क्या हो जाएगा, आपके तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं, जैसे फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग कर्व। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, 3D मोशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे आते हैं। अब हमको आगे एक दो चीजें और समझनी है क्वांटिटीज के बारे में। पहली बात तो क्वांटिटीज कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। हमें एक तो नंबर चाहिए होता है और एक यूनिट चाहिए होता है। नंबर का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिटी होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप हो लल्लू लाल टाइप बच्चा, एक लल्लू लाल टाइप बच्चे को मैंने बोला जा बेटा मार्केट से 1 लीटर दूध लेके आ। अब वो गया मार्केट में 1 लीटर दूध लेने, वहां पे जाके बोल रहा भाई साहब मुझे एक दो, मिला दिया दूध वाले ले एक। अब रो रहा क्यों, तो भाई एक का मतलब क्या हो, कुछ भी हो सकता, थप्पड़ मार दिया उसने। मैंने कहा पिट के आ गया, दादा कहेगा दूध लेके नहीं आया, या दोबारा लेके आया 1 लीटर। अब गया तो बोला भाई साहब लीटर दे दो, डंका दे दो, ले लीटर। लीटर का मतलब क्या होता, डंका। साले को दूध नहीं मिल पा रहा, क्यों भाई, दूध इसलिए नहीं मिल पा रहा ना भाई, क्योंकि कभी वो एक मांग के आ रहा तो फुट के आ रहा, कभी वो लीटर मांग तो डंका लेके आ रहा। अगली बार गया भाई साहब मुझे 1 लीटर मिल्क दे दो, बच्चा समझदार हो गया। तो 1 लीटर 1 नंबर, लीटर यूनिट, दोनों को मिलाया, समझ में आ गया। तो जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो ना, मेरा घर 5 है, अबे 5 क्या 5 तो नंबर है। मेरा घर किलोमीटर, अबे किलोमीटर में तो हर चीज होती है। मेरा घर 5 किलोमीटर की दूरी, आप समझ में आया ना। तो 5 नंबर, किलोमीटर, यूनिट। तो जब दोनों को एक साथ ज्वाइन करते हो तब क्वांटिटीज बनती है। तो कम्युनिकेशन अगर आपको अच्छा करना है तो क्वांटिटीज में दोनों चीजों को इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। तो क्वांटिटीज का फॉर्मूला होता है n × u, सिंपल सी बात है।
बहुत बढ़िया। अब क्वांटिस को हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक स्केलर बोलेंगे, एक वेक्टर बोलेंगे। स्केलर का मतलब क्या होता है बेटा? स्केलर का मतलब सिंपल सा है, केवल स्केल के बारे में बात करना। स्केल क्या दिखाती है? साइज दिखाती है, इतना लंबा छोटा कितना। तो किसी चीज का मैग्नीट्यूड क्या है, हमें केवल उससे ही मतलब है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तुम मार्केट में गए आलू खरीदने के लिए, भाई साहब आलू का क्या रेट चल रहा है? मैंने बताया 40 रुपए किलो। तुमने कहा उत्तर की दिशा दे दो, वो कहेगा यार पागल मागल है क्या, मेरे तो दक्षिण में लगे उत्तर से कहां से लाके दे दूंगा? अरे भाई तेरे को आलू खरीदने की दिशा से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है ना। तो आलू परचेस करने के लिए, पटेटो परचेस करने के लिए, वेजिटेबल परचेस करने के लिए आपको डायरेक्शन वायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आप सिंपल आप उसको पैसे देंगे, वो आपको आलू दे देगा, क्वांटिटी दे देगा आपको। सही बात है। इसी तरह से टाइम के बारे में बात करें। अब टाइम, किसी ने पूछा भाई साहब टाइम क्या हुआ है, तुम बोला उत्तर की दिशा में होगा तो 1 बजेगा, दक्षिण की दिशा में अबे 2 बजेगा। अबे टाइम बता रहा है कि डायरेक्शन बता रहा है? टाइम बताने तो क्या बोलोगे, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, ठीक है ना। आज कितनी गर्मी है, आज कितनी सर्दी है, किस दिशा में गर्मी है, किस दिशा में गर्मी है, अबे इतने टेम्परेचर की गर्मी है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। तो आप केवल साइज बताने से काम चल जाए तो ऐसी वो सभी क्वांटिटीज को हम क्या बोल देंगे? स्केलर। और जिसमें साइज बताने से काम ना चले, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, तो क्या बोलेंगे? वेक्टर। उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। समझ में आई बात? हाँ। तो स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। जैसे हमने फोर्स लगाया किसी चीज पर, हमको फोर्स लगाना है, ठीक है, तो फोर्स में हमको डायरेक्शन की जरूरत होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये ठेला ले लिया हमने, ठेले वाले को बुलाया, भैया ये हमने पलंग लिया है नया नया गद्देदार, सोएंगे इस पर बढ़िया तरीके से, इसको ले चलो। तो बाना कही भाई साहब मैं तो ले चलूंगा, घर तो बता कहाँ है। यस, तो वो जो ले जाने वाला फोर्स लगाएगा वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, जिस डायरेक्शन में लगाएगा वो उसकी डायरेक्शन हो गई। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। मैंने बोला ये वाला टेम्पल इतनी दूर है, 5 किलोमीटर चले जाओ। ठाकुर बाबा का मंदिर 5 किलोमीटर चले जाओ मान लो, तो 5 किलोमीटर चले गए, तो मैं ठाकुर बाबा का मंदिर नहीं मिला, क्योंकि 5 किलोमीटर तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब तरफ 5 किलोमीटर है। इनमें से किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाओगे तब 5 किलोमीटर आप सही लोकेशन पर पहुंच पाओगे, मतलब किसी टेम्पल पर पहुंच पाओगे। समझ में आई बात? तो इसका मतलब पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना या डिस्प्लेसमेंट बताना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे, इसलिए इनको याद रखिए, वेक्टर है। स्पीड, मास, टाइम, डिस्टेंस, ये सब क्या है? स्केलर है। इनमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ में आ गई बात अच्छे से? चल पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ सिस्टम की। थोड़ा यूनिट के बारे में समझ लीजिए। अभी फिलहाल आप 2 सिस्टम समझिए। अबे यार बिटाल दिया इसने तो। 2 सिस्टम समझिए, एक का नाम है सीजीएस सिस्टम और एक का नाम है एमके सिस्टम या फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम एसआई से डिनोट करेंगे। स्टैंडर्ड मतलब वर्ल्ड में सब जगह यूज होने वाला। सुनो, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको लेंथ नापनी है तो सीजीएस में सेंटीमीटर में नापेंगे, मास नापना है तो ग्राम में नापेंगे, टाइम नापना है तो सेकंड में नापेंगे। इसको सीजीएस सिस्टम बोला जाता है। ऐसा या एमकेएस बात एक ही होती है, अगर लंबाई नापनी है तो मीटर में नापेंगे, और अगर आपको मास नापना है, द्रव्यमान नापना है तो किलोग्राम में नापेंगे, और टाइम नापना है तो काय में नापेंगे? सेकंड में नापेंगे। अभी फिलहाल 9th के लेवल पर ये नॉलेज आपके लिए काफी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते हैं 2 चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि सर डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करें डिस्टेंस की और फिर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्टेंस का मतलब होता है हाउ फार, कोई चीज कितनी दूर, डिस्टेंस खत्म का, कोई चीज कितनी दूर खत्म। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हाउ फार एंड वेयर, कोई चीज कितनी दूर और कहां। बहुत बढ़िया, मतलब डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई। डिस्टेंस में द ट्रेवल्ड एक्चुअली पाथ लेंथ ट्रेवल्ड। तो एक्चुअली में पाथ लेंथ ट्रेवल्ड हो वो डिस्टेंस है। जिस रास्ते को आप गए हैं पूरे रास्ते को नाप लीजिए बढ़िया तरीके से, तो डिस्टेंस है।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट बोलता है तू चला कहां से, खड़ा कहां पर, उनके बीच का स्ट्रेट लाइन। आओ समझाते हैं। मान लो ये एक लोकेशन ए है, ये एक लोकेशन बी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से एक लाइन मैंने ऐसे मिला दी, हो सकता है मैं ऐसे भी मिला सकता हूं, हो सकता है मैं ऐसे भी मिला सकता हूं, हो सकता है मैं ऐसे भी मिला सकता हूं। तो ए से बी तक जाने के इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। तो इसका मतलब ए से बी तक जाने की इनफाइनाइट डिस्टेंस भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो डिस्टेंस अलग है, क्योंकि मैंने इस रास्ते को फॉलो किया। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये रास्ते की डिस्टेंस अलग है, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो इस रास्ते की डिस्टेंस अलग है, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो इस रास्ते की डिस्टेंस अलग है, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो इस रास्ते की डिस्टेंस भी अलग है। तो डिस्टेंस ए से बी तक की कई हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक यूनिक वैल्यू होती है। वो उस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कौन से रास्ते से गए, वो इस बात पर डिपेंड करती है चले कहां से, खड़े कहां पे, इनके बीच का स्ट्रेट लाइन, बस दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इतना आप दिमाग में उठा लीजिए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। बाकी सब चीजें क्या हो गई, डिस्टेंस है। हाँ, इस केस में क्या डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, हाँ इस केस में भी डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्टेंस केवल डिस्प्लेसमेंट के तब बराबर होता है जब हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। जैसे ही हम कर्व हो गए तो डिस्टेंस अलग हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका वही होगा ए से बी तक का, क्योंकि वो यूनिक लेंथ होती है ए से बी तक की, ठीक है। तो चले कहां से, खड़े कहां पे, इनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दोगे वो हमेशा आपको क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपको इंडिया का मैप ऐसे बनता है इस तरह से, जैसे यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर एमपी है, मुझे एमपी से दिल्ली जाना है, मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। लेकिन जब मैं गाड़ी से जाता हूँ तो मैं सीधा जाता हूँ, नहीं मैं ऐसे मुड़ूंगा, ऐसे मुड़ूंगा, ऐसे मुड़ूंगा, ऐसे मुड़ूंगा। तो रोड का तो रास्ता अलग अलग होता है, मैं उस रास्ते को फॉलो करते हुए जाता हूँ। तो मैं कवर क्या करता हूँ, डिस्टेंस, दिखा क्या रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। तो ये समझिएगा बात को, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें और समझाते हैं आपको। देखिए इधर देखिए, ये दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अगर मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर गया और यू टर्न लेकर वापस फाइनल पॉइंट पर आ गया, तो इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट सेम हो गए। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, नहीं, डिस्टेंस रास्ते पर डिपेंड करती है। तो ये रास्ता और ये रास्ता, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वही होगा, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो प्लस, और घूमकर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस, और अपनी लोकेशन में वापस आ गए तो जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। चल, अब इसमें डेफिनेशन में कुछ नहीं है, फिर बता देता हूं। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, पाथ लेंथ एक्चुअली ट्रेवल डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है, एस से डिनोट कर देते हैं इसको। लेंथ सेम ही है, मतलब इसका यूनिट भी क्या है, मीटर है, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आ जाओ, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसके डिफरेंस के बारे में। तो डिफरेंस थोड़ा समझिएगा। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये लेंथ है सर, ये भी लेंथ है। ये एक्चुअली पाथ लेंथ है, एक्चुअली पाथ लेंथ ट्रेवल्ड है, ये स्ट्रेट लाइन है दो पॉइंट के बीच में। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। डिस्टेंस इज ऑलवेज लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट, यस, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्मॉलर, हाँ डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है। मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कम से कम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, यस बिल्कुल सही बात है। इन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल मैग्नीट्यूड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस, हाँ जब तक आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तब तक आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, मैनी वैल्यूज हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दो पॉइंट के बीच में यूनिक वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की होती है। ये टोटल पाथ लेंथ के बारे में बताता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में बताता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो इस डिफरेंस में आपको सारे फीचर समझ में आ जाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। बेटा कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी बात सारी आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा एक आध सवाल बताता हूँ, जैसे कि इस सवाल की मैं बात करता हूँ, इस सवाल की बात करता हूँ, बैच में मैं करा चुका हूँ हालांकि इस सवाल को। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग एनी डायरेक्शन द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
मतलब इसमें तो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई फिक्स नहीं है, 1D में जा रहा है तो क्या होगा। अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये बोल रहा है कि डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, सही बात है। डिस्टेंस छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट, बात ये तो कभी हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, सही बात है। डिस्टेंस बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, यस बराबर भी होता है अगर स्ट्रेट लाइन में चलो, ये भी सही बात है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ये भी सही बात है। मतलब इनमें 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। लेकिन अच्छा ऑप्शन कौन सा है, तो अच्छा ऑप्शन सी है। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 बातें बोल रहा है। डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों बातें इसने एक साथ बोल दी ना, तो इसको हम सही, ज्यादा सही ऑप्शन मानेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, ना कि ये होंगे, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर लिखा होता कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उस केस में हम डिस्टेंस इक्वल टू क्या कर देते, डिस्प्लेसमेंट कर देते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, ये भी मैं बैच में करा चुका हूँ। सवाल क्या कहता है, आइए बताते हैं। देखो सवाल क्या कहता है, फटाफट से देखो। जैसे यहां पर हम ए पॉइंट से कहां जा रहे हैं, बी पॉइंट जा रहे हैं। पहले एक आदमी ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे आ गया। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया बेटा, कोई दिक्कत। तो ऐसे कितना गया, 6 मीटर गया। ऐसे कितना गया, 7 मीटर गया। फिर ऐसे कितना गया, 9 मीटर गया। फिर ऐसे कितना गया, 3 मीटर गया। तो देखिए 7 और 3 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया, 19 में एक ये दोनों 25 हो गया। 25 मीटर तो आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। सही जोड़ा है मैंने, एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, ठीक। तो 25 मीटर डिस्टेंस आ गया। क्यों, डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्टेंस में केवल रास्ते को देखना। अब डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच में स्ट्रेट लाइन प्लॉट करोगे, ये आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ मत करो। यहां पर एक लाइन खींचो और यहां पर एक लाइन खींचो। अब तुम ये बताओ, ऊपर कितना गया, 6, नीचे कितना आया, 9। तो 9 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर कितना गया, 7, इधर कितना आया, 3, तो 7 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 3 और 4 का सम पाइथागोरस थ्योरम से कितना होता है, 5 होता है। अबे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, 3 का स्क्वायर, देख 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, फिर कितना हो गया, 25, 25 बराबर कितना होता है, 5, खत्म। तो 5 आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। बाकी सारी चीज़ों को आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेसिस, ठीक है। चल ये समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन मैं और बढ़िया वाला आपको करा कर दिखाता हूँ, ओलंपियाड का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इसको। देखो एक आदमी अपने घर से चला 1 मीटर, फिर राइट एंगल का टर्न लेके, अच्छा 1 मिनट फिर से बनाता हूँ। एक आदमी घर से चला 1 मीटर, फिर राइट एंगल का टर्न लेके 2 मीटर, फिर राइट एंगल का टर्न लेके 3 मीटर, फिर राइट एंगल का टर्न लेके 4 मीटर, फिर राइट एंगल का टर्न लेके 5 मीटर, फिर राइट एंगल का टर्न लेके 6 मीटर, फिर राइट एंगल का टर्न लेके 7 मीटर, फिर राइट एंगल का टर्न लेके 8 मीटर चला, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्टेंस पूछता तो हम हाल बता देते, जोड़ देते, इसको इन सबको जोड़ देते, तो आपका क्या निकल जाता, क्या निकल जाता बताओ, डिस्टेंस निकल जाता। लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है मान लीजिए इस सवाल में, तो हम कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बोलता है रास्ते नहीं देखने, चले कहाँ से खड़े कहाँ पे, इनके बीच की एक लाइन, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। इनिशियल से फाइनल की तरफ आप एक एरो बना देंगे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब ये कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। देखो तुम ये बताओ, सोच के बताना, इधर कितना गया 1, वापस कितना आया 3, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर, सही बात है। इधर कितना गया 5, वापस कितना आया 7, 7 में से 5 गया, तो इधर भी कितना होगा 2 मीटर। तो ये टोटल कितना हो गया सर, ये टोटल हो गया 4 मीटर। ये पीला वाला कितना हो गया 4 मीटर, सही बात है। चलो बहुत बढ़िया। सर इधर कितना गया 4 मीटर, इधर कितना गया 6 मीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस तेरा कितना है 2 मीटर। 2 मीटर 4 मीटर टोटल कितना हो गया 6 मीटर हो गया। तो अगर मैं ये कहता हूँ ये 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर होगा, ये भी, तो ये भी कितना होगा 2 मीटर, तो ये भी कितना है 2 मीटर। अब ऊपर कितना गया 6 और नीचे कितना आया 8, तो ये भी कितना होगा 2, तो ये टोटल कितना हो गया 4, और ये भी कितना है 4, तो ये भी 4, ये 4 है तो ये भी 4, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बना आपका दिस,
ये 4 है और ये 4 है, ये ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम से 4 4 का सम कितना होता है? 4√2 होता है। तो 4√2 मीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। भाई ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा मैथ आपको आना चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, आ जाएगा आंसर। क्लियर है? चलो बढ़िया। अब जैसे कि एक सवाल है, मैं यहीं पे आपको बताता हूँ थोड़ा सा, इधर देखिए, बैच में कराया था मैंने। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है, ए से लेके, मतलब ये एक स्क्वायर फील्ड है इस तरह से, 10 मीटर लंबी है। 40 सेकंड में वो क्या करता है? अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकंड। यानी कि ये 40 मीटर, 10 10 10 10 40 मीटर एक साइकिल कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। बहुत बढ़िया। तो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो यहां से चला, इतने समय बाद वो कहां पहुंचा होगा, वहां तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या है। तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 120, और 120 सेकेंड आएगा। अरे भाई, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 का गुणा करेंगे तो 60 गुना कितना हो गया? 120 हो गया, और 120 में 20 जुड़ दोगे तो 140 सेकंड आ जाएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये तो टाइम आ गया, आपको समझ में आ गया, 140 आ गया। एक राउंड कितने टाइम में लगाया? 40 सेकंड में। दूसरा राउंड भी 40 सेकंड में। तीसरा राउंड भी 40 सेकंड में। लेकिन 40 40 40 120, मतलब यहां तक का समय 120 हो चुका है, पूरा पूरा राउंड लगा है। लेकिन अब कितने और बचे? 20 सेकंड। तो भाई 20 में तो यहीं तक जा पाएगा ना। 40 सेकंड में पूरा लगाता है तो आधे सेकंड में तो आधा ही डिस्टेंस कवर करेगा ना। यस। तो 20 सेकंड और लगे और आधा राउंड कवर कर लिया, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 140 हो गया। तो 140 सेकंड में, देखिए ध्यान से, फिर से पहले राउंड में ये वापस आया 40 सेकंड, वापस आया 80 सेकंड, वापस आया 120 सेकंड। 3 राउंड हो गए। अब चला 10 सेकंड, चला 10 सेकंड, 20 सेकंड हो गए। टोटल टाइम कितना हो? 140। तो इनिशियल ये, फाइनल ये, दोनों को मिला दो। और ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, और 10 और 10 का सम पाइथागोरस थ्योरम से कितना होता है? 10√2। ये आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो बहुत आसान सवाल है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड। कर पाए आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक सवाल मैं आपको और कराता हूं, बढ़िया वाला, ये वाला एथलीट वाला। आइए इसको और समझाता हूँ। तो इसको शॉर्टकट मेथड समझाता हूँ मैं आपको। देखो, इसको साफ कर लेते हैं पहले, शॉर्टकट मेथड समझाता हूँ इसको। देखिए, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर दिस। तो एक सर्कुलर ट्रैक है, ये लोकेशन मान लो ए है, ये लोकेशन बी है। तो ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, ये डायमीटर है, और ये सेंटर है तो ये 100 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 100 मीटर 100 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे ये बोल रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में वो एक राउंड लगाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमसे बताइए 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या था? अभी बताया था 140 सेकंड होता है। कितना होता है? 140 सेकंड होता है। तो देखना, तो 40 सेकंड मतलब एक राउंड, दूसरा राउंड 80 सेकंड, तीसरा राउंड बताइए 120 सेकंड, और आधा राउंड 140 सेकंड। हो गए 140 सेकंड, सही है कि नहीं? तो अब आप टोटल राउंड देखोगे ना, तो राउंड कितने हैं? 3, 3 पूरे और एक आधा मतलब 3.5। तो 3.5 राउंड लगाया आपने। हमको निकालना है इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है? इसके कितने राउंड लगाए? 3.5। किसके? सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2πr होती है। कितनी होती है? 2πr। अब बस इसको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना। एक और तरीका भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, पहले ये तरीका देख लो। 3.5 आ गया। अब 3.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, बस ये सॉल्व करने के लिए बना रहा हूँ ऐसा, और कुछ नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 2πr। अब मैं 2πr का गुणा कर दूंगा यहाँ पर, तो 3 × 2πr
प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2πr, यहाँ चल रहा है डिस्टेंस। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो गया 6πr, ये 2 से 2 मर गया πr, और ये जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7πr। ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर की वैल्यू कितनी है 100। 7 से 7 कट गया, 2200 कितना आ जाएगा 2200 मीटर आ जाएगा। ये निकाल लिया आपने, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। हालांकि ये वाला मेथड इसमें नोटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना। मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताता हूँ इसको। देखो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इधर ये सर्कल बनाया, यहाँ से जर्नी को स्टार्ट किया, ए से बी जाना है, तो ये गए 40 सेकेंड, एक राउंड मतलब 2πr, फिर गए वापस आ गए एक राउंड और 2πr, फिर गए वापस आ गए एक राउंड और 40 सेकंड 40 सेकंड 40 सेकंड, टोटल कितना हो गया 120 सेकंड। फिर उसके बाद आधा राउंड, तो आधे के लिए πr। अब सबको जोड़ो, 2 2 2 6 और 1 7, लो आ गया 7πr। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये और आसान है, ये और आसान है। तो 7 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी 100, 7 7 कैंसिल, 2200 मीटर आपका आंसर आ गया। अब आपसे पूछे चलो डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ से चला यहाँ पर रह गया, तो ये डायमीटर ही इसका डिस्प्लेसमेंट है, 200 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अगली टर्म्स पर। अब हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होता है। देखिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों को समझिए। आइए, स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। देखिए स्पीड का मतलब क्या होता है, कोई चीज हाउ फास्ट, कोई चीज कितनी तेज है, बस 50 की रफ्तार में चली, 60 की रफ्तार में चली, 50 की कितनी भी रफ्तार में चली, बस ये। वेलोसिटी का मतलब हाउ फास्ट एंड वेयर, कोई चीज कितनी तेज है लेकिन किस दिशा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात, ये मतलब हो गया। चलो एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक, अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस चलोगे या फिर डिस्प्लेसमेंट चलोगे वो क्या है, आपकी वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड को चाहो तो एस से डिनोट कर दो, डिस्टेंस को एक्स से, ये टाइम, ये किसका फॉर्मूला बन गया, स्पीड का। वेलोसिटी को v से लिख दो, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को s से लिख दो और टाइम को t से लिख दो, तो ये किसका बन गया। किसी भी चीज को नोटेशन है वो, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे नहीं घबराना आपको। अब देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता बटा बटा पर, और टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट हो गया। सेम इसका यूनिट भी यही होता है इन एसआई सिस्टम। ये स्केलर है और ये वेक्टर है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। अब हम इस पर सवाल भी करेंगे, पहले हमें कुछ और समझना है। इधर देखिए, इधर देखिए स्पीड के प्रकार क्या होते हैं। 4 तरह की स्पीड होती है, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सुनिए, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चलना, जैसे 1 सेकंड में 5 मीटर चला, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, तो यूनिफॉर्म स्पीड। 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर 1 सेकंड में 4 मीटर, तो सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस चल रहा है, मतलब ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो सेम टाइम में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड आप चल रहे हो ना, तो ये क्या हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म। अब एवरेज क्या होती है, तो एवरेज में जहां से जर्नी आपने स्टार्ट की और जहां पर जर्नी खत्म की, तो उस जर्नी का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला अच्छे से याद करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला अभी इसके सवाल में आपको बताऊंगा। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, जो आपका स्पीडोमीटर दिखाता है। आप जब बाइक पे अपने पापा जी के साथ बैठते होगे, आप खुद चलाते होगे, तो आपका स्पीडोमीटर कभी 30 बता रहा है, कभी 20 बता रहा है, कभी 20.5 बता रहा है, तो वो उस इंस्टेंट की जो स्पीड होती है
पर्टिकुलर इंस्टेंट की जो स्पीड होती है उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बाकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड की क्या है, इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। समझ में आ गई बात। चल अब हम आते हैं, अच्छे से हमको पढ़ना है एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर हमको सवाल देखने हैं। तो आइए एक बढ़िया सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं। ये वाला सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं पहले। चल इसको रब करते हैं, कैसे करते हैं सवाल वो देखें। आ जाओ। अब जो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा अगर वो आप अच्छे से याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी तरह के सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं क्या टेक्निक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है आकार गोज हाफ द डिस्टेंस, मतलब आधी डिस्टेंस वो इतनी स्पीड से चलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आधी डिस्टेंस इतनी स्पीड से चलता है, तो अपन से पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताओ, मतलब स्पीड देख के स्पीड ही पूछ रहा है भाई साहब। एवरेज स्पीड निकाली, कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, कुछ मत करो, एक लाइन खींचो ऐसे। अब स्पीड कितनी बार चेंज हुई, एक बार और दो बार स्पीड चेंज हुई ना, तो इस लाइन के दो हिस्से कर ली, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, ठीक है। आधे हिस्से को 40 की स्पीड से कवर करता है, आधे हिस्से को 60 की स्पीड से कवर करता है। ये सवाल में दिया। हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम मिलकर डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा। सही बात है, आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इधर, देखो इधर, तो यहां से यहां तक इतनी स्पीड से, यहां से यहां तक इतनी स्पीड से। तो एक चीज बहुत अच्छी बात लिखी है सवाल में, हाफ द डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम है लेकिन अलग अलग स्पीड से कवर किया गया। तो हम एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमने मान ली 2s, तो आधी डिस्टेंस s हो जाएगी, आधी s हो जाएगी। अगर आप टोटल डिस्टेंस s मानोगे तो s/2 हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस 3s मानोगे तो 3s/2। तो आप ऐसा नंबर मानिए जो इजीली कट जाए, तो 2s से सिंपल हो जाएगा सवाल, इसलिए मैंने s मान लिया। अब आपको देखो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो इस लोकेशन की आप क्या निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। और अभी आपने स्पीड का फॉर्मूला सीखा था, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस s डिवाइडेड बाय स्पीड, तो यहाँ का आपको टाइम मिल गया। यहाँ का टाइम बताओ, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो आपको यहाँ का भी टाइम मिल गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अब इस फॉर्मूले में रख दो, यही आंसर है आपका। तो एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस 2s, टोटल टाइम t1 प्लस t2, मतलब s/40 प्लस s/60। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो s कॉमन कट जाएगा, तो 1/40 प्लस 1/60 आएगा। इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। और ये आ जाएगा 3 प्लस 2, ठीक है, ठीक है, सही बात है। इसके बाद ये जुड़ जाएगा, तो ये एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी 5/120। 5 से ये कट जाएगा 24 बार में, 24 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 48 मीटर पर सेकेंड आपका, या फिर सॉरी किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। तो हमेशा सवाल करने का तरीका ये है कि हमें ये फॉर्मूले के बारे में सोचना है कि भैया क्या क्या हमको फॉर्मूले में चाहिए होता है। तो ये दोनों चाहिए होता है, तो इन दोनों पे काम किया। तरीका ये है कि एक लाइन खींचेंगे, 2 बार स्पीड चेंज हुई तो 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 3 बार स्पीड चेंज हुई तो 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, सिंपल। जो पता है उसको डायग्राम में लिखेंगे और जो सवाल में गिवन है उसके बारे में सोचेंगे। तो 2 चीजें अपन को पता होंगी तो तीसरी चीज निकाल लेंगे, तीसरी चीज आई उसके बाद तो फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से कर पाए। इसी तरह से एक सवाल ये है, देखो ये वाला, ये भी सेम सवाल है। देखो गोल हाफ द टाइम इतनी स्पीड, फिर नेक्स्ट हाफ द टाइम इतनी स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो फिर से आप एक लाइन प्लॉट करेंगे, 2 बार स्पीड चेंज हुई है तो 2 हिस्सों में बांट लिया, एक बार 40 से, एक बार 60 से। अब इसमें खास बात ये टाइम सेम है, तो टोटल टाइम कितना मान लूंगा, 2t मान लूंगा। तो आधा टाइम t इतनी स्पीड से, आधा टाइम t इतनी स्पीड से। अब आपको टाइम पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस निकालोगे। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्टेंस निकालना फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, ये डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक का, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, ये डिस्टेंस आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब उसके बाद एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय 2t, d1 की वैल्यू दिस, d2 की वैल्यू दिस, t कॉमन निकल के ये वाले t को मार देगा, और 40 और 60 कितना हो गया 100, और 100 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ये थोड़े अच्छे सवाल थे। आइए एक सवाल ये वाला मैं आपको बताता हूं, ये एक अच्छा सवाल है, इसको देखिए जरा। एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए, वो ए एंड से चलना चाहता है, द अदर एंड बी, बी तक जाता है, ऑफ स्ट्रेट लाइन 300 मीटर, तो कितना चल के गया 300 मीटर चल के गया, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकेंड, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट, मिनट का मतलब 60, 60 का 2 से करोगे कितना आएगा 120, 120 में 30 जोड़ोगे यानी कि 150 सेकेंड में वो 300 मीटर चलता है। उसके बाद की कहानी लिखी है, देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर, टर्न हुआ फिर 100 मीटर वापस आता है, ठीक है, और सी पर पहुंचता है, सी पर पहुंचता है, कितना टाइम लगता है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जोसेफ की स्पीड बताओ, वेलोसिटी बताओ, ए से बी तक बताओ। तो चलो सबसे पहले ए से बी तक के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टोटल डिवाइड। तो यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है दिस, टोटल टाइम कितना है दिस, दोनों को रखा डिवाइड किया 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम। एवरेज वेलोसिटी भाई स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए जितना डिस्प्लेसमेंट जितना डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट, तो सेम ये भी सेम ही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं बी वाले पॉइंट की, ए से सी, ए से कहां तक गए सी गए, तो ए से सी में अपन को एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड रास्ते में देखेंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस रास्ते पर डिपेंड करती है। तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, तो 300 और 100 400 मीटर चला, कितना मीटर चला 400, यहां से यहां तक का टाइम 150 और प्लस दिस टाइम 60, तो 210 सेकेंड, 150 और 60 210, तो टोटल टाइम कितना होगा 210, इसको काट लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा, एवरेज वेलोसिटी। सुन, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, और इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी है 300 में 100 घटा दो 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 200, टाइम तो पूरा ही हुआ होगा ना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम कितना लगा 210 सेकंड, 210 सेकंड डिवाइड कर देंगे 0.9 मीटर पर सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक बढ़िया सवाल था जिसमें आपको स्पीड और एवरेज स्पीड निकालने का तरीका समझ में आया होगा, क्लियर है। अब हम इसमें अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। आइए अब हम समझते हैं एक्सेलरेशन क्या चीज होती है। अब एक्सेलरेशन को समझिए, देखिए एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या बोला है, एक्सेलरेशन का थंब रूल बताता हूं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का बढ़ना या वेलोसिटी का घटना, इस चेंज को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब ये चेंज दो तरह से हो सकता है, वेलोसिटी डिक्रीज, डिक्रीजिंग वेलोसिटी बाय डिक्रीजिंग वेलोसिटी बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो भैया वेलोसिटी बढ़े तो भी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी घटे तो भी एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना अल्टीमेटली, तो दोनों से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मतलब ये क्या है एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन बोलता है वेलोसिटी का चेंज, हाँ, तो यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा उसको क्या कह देंगे एक्सेलरेशन कह देंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे रिटार्डेशन, क्या बोलेंगे रिटार्डेशन, ठीक है। और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, इसको लेकर रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक है। चलो अब सुनो जरा ध्यान से, एक कार चल रही है, उसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी बढ़ी या घटी, सर वेलोसिटी घटी, तो गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, समझ में आ गई बात, बढ़िया।
अच्छा, एक कार की वेलोसिटी है 40, थोड़ी देर बाद 60 हो गई, तो पहले 40 थी अब 60 हो गई, वेलोसिटी बढ़ी या घटी? वेलोसिटी बढ़ी, तो कार में क्या है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी बढ़ाने का काम है एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी घटाने का काम है रिटार्डेशन का। क्लियर है? अगर तुम सामने की तरफ जा रहे हो, तुम्हें कोई पीछे धक्का लगा दे तो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन है। तुम सामने की तरफ जा रहे, पीछे से कोई खींच ले, मतलब अपोजिट फोर्स लगा दे, तो आपकी बॉडी में क्या आ जाएगा? रिटार्डेशन। तो बेसिकली रिटार्डेशन होता है नेगेटिव और एक्सेलरेशन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन ये दोनों सिचुएशन तब होती है जब आप अल्टीमेटली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही रहेगा और रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये याद रखना, क्योंकि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में धक्का मिल रहा है, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन प्लस का। अब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो और किसी ने आपको पीछे की तरफ खींच लिया, तो खींच तो वो पीछे की तरफ रहा है, जिससे आपकी वेलोसिटी घट रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसी तरह से मान लो तुम माइनस एक्स में जा रहे हो, माइनस एक्स में, और तुम पे पीछे से आगे किसी ने धक्का मार दिया, तो तुम्हारी वेलोसिटी का क्या होगा? बढ़ जाएगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी है, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसको एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो और किसी ने आकर धक्का नहीं मारा, पीछे की तरफ खींच लिया, तो भाई तुम नेगेटिव में जा रहे हो, फोर्स का लगा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपकी वेलोसिटी घट रही है, तो इस केस में पॉजिटिव आएगा, ये आपका रिटार्डेशन है। आराम से सुनिए, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो और आप में किसी ने धक्का मारा, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको नेगेटिव डायरेक्शन में किसी ने खींचा और आप जा तो पॉजिटिव में ही रहे हो, वेलोसिटी घट गई, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन हो गया। लेकिन बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा, कभी नेगेटिव को एक्सेलरेशन बोल रहे हो, कभी नेगेटिव को रिटार्डेशन बोल रहे हो। इसलिए मैं सस्ता रूल बताता हूं आपको, अगर आपकी वेलोसिटी बढ़े, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, वेलोसिटी बढ़े तो हमेशा आपका एक्सेलरेशन है, और आपकी वेलोसिटी घटे, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, हमेशा यूज करेंगे रिटार्डेशन। तो अब देख, फिर से आराम से, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो और आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, वेलोसिटी घट रही है, तो रिटार्डेशन, लेकिन नेगेटिव। इधर आइए, आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन है। आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी वेलोसिटी घट रही है, घट रही है मतलब रिटार्डेशन है। लेकिन आप नेगेटिव में जा रहे हो और रिटार्डेशन हमेशा उल्टा होता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में रिटार्डेशन पॉजिटिव साइन देता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में रिटार्डेशन नेगेटिव साइन देता है। क्लियर है? चलो थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आराम समझ में आ जाएगा। अब इधर आओ, अब ये जो एक्सेलरेशन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन को लिखेंगे ए से। अब देखो, ये लाइन खींची, यहां से जर्नी को स्टार्ट करेंगे, उसको हम यू बोलेंगे, मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी, और जो जर्नी थोड़ी देर बाद, 30 सेकंड बाद जो आपकी वेलोसिटी आएगी, उसको बोलेंगे बी। तो यू के लिए वर्ड यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, बी के लिए वर्ड यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? तो दो तरह की वेलोसिटी आपको देखने को मिलेंगी, एक इनिशियल और एक फाइनल। स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है, 1 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी घटी होगी या बड़ी होगी, वो हमेशा फाइनल है। क्लियर है? तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज हमेशा फाइनल में से इनिशियल को घटा के निकाला जाता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। कितने टाइम में हुआ? टी टाइम में, तो टी का डिवाइड कर दीजिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया तुम्हारे सामने? ए बराबर बी माइनस यू बटा टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल सही। क्लियर है? यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी है, b फाइनल वेलोसिटी और t टाइम है। एक्सेलरेशन का यूनिट याद रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। आओ इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं फटाफट से। अगर आप पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वेलोसिटी डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। इसका नाम क्या रखा? रिटार्डेशन। ठीक है? अब मान लो आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो और वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, तो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन इसको बोलेंगे तो एक्सेलरेशन ही, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाने का काम है एक्सेलरेशन का। चलो, अब आप नेगेटिव में ही जा रहे हो और आपकी वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी
डिक्रीज, और वेलोसिटी डिक्रीज मतलब रिटार्डेशन, और नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हो रिटार्डेशन की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो ये पॉजिटिव रिटार्डेशन। क्लियर है? अरे भाई नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी घटेगी तो रिटार्डेशन, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी घटेगी तो रिटार्डेशन। अब साइन की बात करते हैं, इधर आओ। पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन का साइन प्लस है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन का साइन माइनस है। बढ़िया, इधर आओ। नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव, और वेलोसिटी घटी तो रिटार्डेशन, वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सेलरेशन, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। ये थंब रूल याद रहेगा। बढ़िया सर, अब कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया सर, अब समझ में आ गया। ठीक है, चलो भाई बढ़िया बात है। अब मैं आपको बताता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। देखो, हमने मान लिया कि एक लाइन है, कोई कार चल रही है, तो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी को हमने u नाम दिया, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, उसमें कुछ टाइम लगा t, तो u को तो बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी और v को क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और इनिशियल से फाइनल होने में जो टाइम लगा उसको क्या बोल दिया, t। अब वेलोसिटी को चेंज किसने किया होगा, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन ने, तो a एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से पहले वेलोसिटी u थी, अब वो v हो गई, टाइम t हो गया, और इस दरमियान उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, उसको हमने क्या मान लिया, s। इन सब का आपस में जो रिलेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। इसको ग्राफिकल मेथड से हमको प्रूव करना है। फिलहाल मैं आपको 3 फॉर्मूले आपको याद करवाता हूं, उसके बाद मैं ग्राफिकल मेथड से भी आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले पहले याद करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन होता है आपका, क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, याद करिए, v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड होता है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है बेटा आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2a s। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, यहां पे पहले कुछ सुनिए। u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, तो किसी को भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं फॉर स्ट्रेट लाइन, ये याद रखना। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, t क्या है बेटा, टाइम, a क्या है, एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, और s क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब सवाल आएंगे इन पर बेस्ड, तो आपसे क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे फाइनल वेलोसिटी निकालो, टाइम निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, डिस्टेंस निकालो, फलाना निकालो। ये कुछ 4-5 चीजें इसमें पूछी जाती हैं। अब इनको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक की पॉइंट देता हूँ मैं आपको, की पॉइंट। अब की पॉइंट आप ध्यान सुनिएगा, अगर सवाल में कहीं पर लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, या फिर लिखा हुआ है ड्रॉप, तो हमेशा u की वैल्यू को 0 लेना है, ये की पॉइंट है। दूसरा, स्टॉप वर्ड लिखा हुआ है तो हमें, या मैक्सिमम हाइट लिखी हुई है, एट मैक्सिमम, v की वैल्यू हमेशा कितनी लेनी है, 0 लिखनी है। थर्ड, यूनिफॉर्म मोशन लिखा है तो a की वैल्यू हमेशा कितनी लेनी है, 0 लेनी है आपको। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टॉप ये हो गया, और यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्लियर है। चलो, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो आपके पास 2 फॉर्मूले, पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। ये 2 फॉर्मूलों से ही निकलेगी। ठीक है, अगर आपको टाइम निकालना है
तो टाइम निकालने के भी दो फॉर्मूले, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या बी बराबर यू प्लस ए टी, क्योंकि इसमें भी टाइम आता है इसमें भी टाइम आता है। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के भी दो फॉर्मूले, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, यानी कि इसमें भी डिस्टेंस आता है इसमें भी डिस्टेंस आता है। तो डिस्टेंस निकालने के भी दो फॉर्मूले, टाइम निकालने के भी दो फॉर्मूले, फाइनल वेलोसिटी निकालने के भी दो फॉर्मूले, और ये की पॉइंट। इतना आपको याद है ना, कोई सा भी सवाल आप आराम से कर लोगे। ठीक है, आओ एक आध सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। जैसे हम इस सवाल को लेते हैं, आ जाइए फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इनका क्या कहना है, अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये पहली वेलोसिटी दी है, बॉडी ऑलरेडी इस वेलोसिटी से चल रही है। तो देखो या तो गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होगी या फिर ऑलरेडी चल रही होगी। तो चल रही है तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, एक दो क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आराम से आएंगे। तो ये u की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन आया कितने का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, उसने क्या किया, वेलोसिटी को बढ़ा दिया होगा। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं फाइंड इट्स वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी इनिशियल है तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। 5 सेकंड का टाइम बीता, 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हुई और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले अच्छे से सवाल पढ़ना है और उसके की पॉइंट लिखने हैं। अब क्या करना है, अगला स्टेप आपको ये करना है कि अब उन फॉर्मुलों के बारे में सोचना है जिन फॉर्मुलों से आपके आंसर आने हैं। तो भैया हमको दो चीजें निकालनी, फाइनल वेलोसिटी और एस। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के कितने फॉर्मुले, दो फॉर्मुले, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, दो फॉर्मुले। या तो इससे निकलेगी या इससे निकलेगी। एस पता है नहीं, ए पता है नहीं, सॉरी ये तो पता है, यू भी पता है, लेकिन एस भी नहीं पता बी भी नहीं पता, तो इससे नहीं निकाल पाएंगे। इस पर आते हैं, यू पता है यस, ए पता है यस, टाइम पता है यस, इससे निकलेंगे। तो आपको दोनों फॉर्मुले लिखने हैं, फिर आपके गिवन क्वांटिटी में से जो भी मैच कर जाए उस फॉर्मुले को आप अप्लाई कर दो, उसी से आंसर आ जाएगा बस। तो v बराबर u प्लस ए टी से कार्य करके देखते हैं, v निकालना है, u 4 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 5 है, 5 दूना 10, 14 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा जल्दी कर दिया, ये तो तुम्हें जानते हो। अब हमको निकालना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने का कोई भी फॉर्मुला यूज कर लो, क्योंकि आप फाइनल वेलोसिटी तो आई गई। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेते हैं, चलो वो वाला भी यूज कर सकते हैं, उसमें फाइनल वेलोसिटी होती है, वो आपके पास है। अब ये वाला कर लो, u कितना है 4, टाइम कितना है 5, a कितना है 2, टाइम कितना है 5 मतलब 25, 2 से 2 कट गया, 5 चौक 20, 20 और 25 45, 45 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बाकी मैं कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कर पाए। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक नई चीज सीखने को मिल जाएगी आपको। देखो यहां पर लिखा हुआ है अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। एक चीज याद रखना, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो याद रखना 5/18 का मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का गुणा करना है। बस इतना याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 का गुणा कर दो, बस। अब इधर आओ, अ कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी दिस, तो गिवन क्वांटिटी लिखते हैं। तो यू कितना दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 2 से कट गया, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आपको मिल गई इनिशियल वेलोसिटी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमने क्या किया है, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, मतलब आप ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक रहे हैं, लिखा भी स्टॉप। स्टॉप मैंने अभी बताया था v बराबर 0 लेना है। कितने सेकंड में रुकती है, t बराबर 10 सेकंड, सेकंड नहीं है भाई, लिखा हुआ 10 मीटर, मतलब s दे रखा है, 10 मीटर चल के रुक जाती है। आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ और कितने टाइम में रुकी ये बताओ, मतलब आपसे a पूछ रहा है और t पूछ रहा है, दो चीजें निकालनी है, बहुत आसान है।
सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। u पता है, v पता है, टाइम नहीं पता है, मतलब हम बिना टाइम वाला एक ही फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। इन क्वांटिटीज को देख कर आपको फॉर्मूले के बारे में सोचना है, सिंपल सी बात है, घबराना नहीं है। v 0 है या 0 रखो, u कितना है 10, 10 रखो, 2 a निकालना है, s कितना है 10 है, ठीक है। यहाँ पर ये 100 आएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्लियर है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 से काट दो 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये अपने आप माइनस का आ गया, इसका मतलब क्या है, कार पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, और ये बेसिकली रिटार्डेशन है, क्योंकि वेलोसिटी का घटना क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, ठीक है। टाइम निकालना है, टाइम तो हम पहले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, v बराबर u प्लस 80। v आपका कितना है 0, u कितना है आपका 10, और एक्सेलरेशन कितना आया माइनस का 5। 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस से माइनस करने से 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो 2 सेकंड में कार आपकी रुकेगी, कितने एक्सेलरेशन की वजह से रुकेगी, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ऐसे कितने भी सवाल हो सकते हैं, बट आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए, सवाल पढ़ के गिवन लिखना आना चाहिए, और गिवन लिखने के बाद आपको क्वेश्चन में वो वाली लाइन ढूंढनी है जिस पर आपका सवाल पूछा गया है, फिर आप उसके फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे, अप्लाई करेंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी है बुक के क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझाया। चलिए अब मैं आपको देखो, अब मैं आपको बताता हूं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, अब मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है, देखो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, या फोर्स लगाया वेलोसिटी घट गई, तो मैंने इसमें बेसिकली एक्सेलरेशन दिया। एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से आता है, अगले चैप्टर में पढ़ना है। आप ये मान लीजिए एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ती है या फिर घटती है, तो ये मैं लगा रहा हूं उस पर एक्सेलरेशन, तभी इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है। अब मैं इस बॉल को जब छोड़ूंगा तो इस पर मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, अर्थ लगा रही है, तो अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा होगा, तो अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक बॉल है, इसको आप छोड़ रहे हैं, और छोड़ने के लिए शब्द यूज करते हैं ड्रॉप। तो जब भी आप ड्रॉप करेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो मतलब आप छोड़ रहे हैं, और छोड़ देंगे तो अब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के फोर्स के द्वारा नीचे गिर रही है, तो उस केस में इस बॉल में जो एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन को ए ना लिखकर जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जी। और ये जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान लेते हैं, ठीक है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में सवाल करने के कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि आपको बताते हैं ड्रॉप का केस। तो ड्रॉप के केस में क्या होगा, एक बॉल को जब भी हम ड्रॉप करेंगे तो यू हमेशा 0 लेना है, और ए की वैल्यू जी लेनी है, ठीक है। और कितनी हाइट से गिरा रहा है, एच हाइट से गिरा रहा है। तो अब सवाल क्या आएगा कि भैया ये कितने टाइम में नीचे गिर जाएगी, टाइम बताओ। टकराने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बताओ। तो 2-4 चीजें आपसे पूछेंगे, तो अब उनके निकालने का फॉर्मूला देखिए। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ये होता है b बराबर u प्लस 80। तो u कितना है 0, और a की जगह g रखा, तो फॉर्मूला क्या आ गया, gt। इसका क्या मतलब हुआ, एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना मीटर जाएगी, सॉरी कितनी स्पीड हो जाएगी एक सेकंड बाद, एक सेकंड बाद कितनी स्पीड हो जाएगी। तो आंसर है t की जगह 1 रखोगे तो g हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 2g, 3 सेकंड बाद 3g, 4 सेकंड बाद 4g, सिंपल। और g की वैल्यू अगर आप 10 रखते हो तो 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड। सिंपल आंसर आप दे सकते हो जल्दी से। ग्राफ को अभी मत देखिए, ग्राफ अभी पढ़ाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। या तो इस लेक्चर में देखेंगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्यों नहीं तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहां पर u की वैल्यू 0 चिपकाओगे, और s की जगह को आपको लिखना है h। s की जगह क्या लिखना है, h, क्योंकि हाइट निकालनी है। तो h आ गया, इसकी जगह 0 हो गया ये, और a की जगह g आ गया। तो आपको हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, h बराबर हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। इसको एक और ट्रिक में आपको बताता हूं, h बराबर हाफ, g की जगह आप 10 रख दीजिए, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा 5t स्क्वायर। अब आप तुरंत आंसर दे दोगे। मैंने आपसे बोला बताओ 1 सेकंड बाद बॉल कितना नीचे गिरी होगी, तो यहाँ 1 रखो 5 मीटर, 2 सेकंड बाद यहाँ 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, तो 20 मीटर गई होगी। यहाँ पर 3 रखो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 का गुणा 5 से करोगे 45,
45 मीटर नीचे गई होगी। तो इस तरह से आप फटाक से आंसर दे सकते हो इन ट्रिक्स के बेसिस पर, इन ट्रिक्स के बेसिस पर। क्लियर है? अच्छा, तीसरी चीज क्या पूछी जा सकती है? थर्ड इक्वेशन देखो। थर्ड इक्वेशन क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2a। अब जब बॉल नीचे टकराएगी तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगी? h हाइट कवर करने के बाद। तो इसकी जगह h रख दिया, इसकी जगह 0 रख दिया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया, इससे आप निकाल सकते। एक चीज और आप देखेंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमती है, किसमें घूमती है? सर्कल में। ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल में घूम रही है, दिस, तो इसका मोशन कौन सा मोशन हो? सर्कुलर मोशन। मान लो यहां पर उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद यहां पर आई 20 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद यहां पर आई 20 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद यहां पर आई 20 मीटर पर सेकेंड, 20। तो उसकी स्पीड बदल रही है क्या? नहीं। लेकिन सर कभी इधर जा रही, कभी इधर आ रही, डायरेक्शन बदल रही है। तो ये जो मोशन होता है ना, ये होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशन इज बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। वेलोसिटी सेम होने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि ये सर्कुलर मोशन बेसिकली आपको क्या होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और इस सर्कुलर मोशन में अगर आपको स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है? स्पीड। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस सर्कल की 2πr और जो भी टाइम लगा उसको t, और ये आ जाएगी स्पीड। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आके आपका ये वन शॉट क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद ग्राफ के लिए आप मेरे को कमेंट करके दीजिए, मैं आपके लिए 10 से 15 मिनट का ग्राफ का शानदार वीडियो बनाकर दूंगा। इसमें आपके पूरे ग्राफ के कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज दिल से कमेंट और लाइक जरूर करना और शेयर करके जाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए सारे वन शॉट लेकर आऊं डिटेल में। थैंक यू सो मच।